हेलो फ्रेंड्स। लॉकडाउन के इस पीरियड में हम लोग स्टैंडर्ड 12 को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। इसलिए हम यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर पसंद करते हैं जहाँ पर आप लोगों को मुझसे दूर रहकर भी अच्छी तरह से पढ़ाई हो सके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ऐसा एक थियोरेटिकल चैप्टर है हमारे पास जिसका टाइटल है द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो चैप्टर है जनरली हमने 11th के अंदर भी वो हल्का सा उसका आइडिया लिया था। पी ब्लॉक के अंदर सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक के एलिमेंट्स आएंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल को हमने 4 भाग में डिवाइड किया है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है ना। तो यहाँ पर 13 और 14 ग्रुप को 11th के अंदर हमने पढ़ा था। 15, 16, 17 और 18 ग्रुप इस चैप्टर के अंदर है। अगर इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें सो वी कैन सी हियर कि भाई यहाँ पर उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें दिखाई दे रही है दैट इज NS2 NP 1 to 6। मतलब कि NP में 1 से लेकर 6 तक के इलेक्ट्रॉन रहेंगे। हाँ, हीलियम यहाँ पर एक्सेप्शनल बिहेवियर में आएगा क्योंकि हीलियम को हमने ग्रुप 18 में रखा है, बट its outermost orbit configuration is 1s2, so it is an exceptional case। अब p ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये प्रॉपर्टीज़ सबसे ज़्यादा वैरायटी वाली है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ उसकी एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की वजह से सबसे ज़्यादा वैरायटी वाली है। अगर यहाँ पर हम शुरुआत के लाइटर एटम्स या एलिमेंट्स की बात करें तो जिसके अंदर पीरियड नंबर 2nd एंड 3rd में हमें डी ऑर्बिटल्स नहीं मिलेंगे, जबकि फ्रॉम 4th पीरियड वी हैव डी ऑर्बिटल्स एंड और एफ ऑर्बिटल ऑल्सो। जैसे जैसे हेवियर मेटल्स होंगे तो यहाँ पर हमें डी एंड और एफ ऑर्बिटल्स मिलेंगे। So because of the presence of the d and or f orbitals, there will be a significant effect on the properties. In addition, the presence of all the three types of elements we have here. यहाँ पर हमें metals, non metals और metalloids जिसको हम semi metals भी कहते हैं वो सारे मिलेंगे और ये सारी डाइवर्सिफिकेशन हमें p ब्लॉक के अंदर सबसे ज़्यादा मिलती है। हमने 13 और 14 ग्रुप को पढ़ाई है 11th के अंदर, तो हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर 15 से। ठीक है। एज वी कैन सी दैट द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप 15 इज NPA, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं नापास सभी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एंड बिस्मथ। जैसे जैसे हम ग्रुप के अंदर नीचे जा रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देयर इज अ शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटल टू मेटल। ये ट्रेंड हमें हर एक ग्रुप के अंदर मिलेगा। एज वी मूव डाउन इन एनी ग्रुप वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स मेटल्स। तो यहाँ पर भी शुरुआत के जो हमारे पास एलिमेंट्स है जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, ठीक है, वो नॉन मेटल्स है, जबकि बिस्मथ हमारे लिए मेटल है और आर्सेनिक और एंटीमोनी जो बीच में है दे आर मेटलॉइड्स। ठीक है। अब मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन comprises 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये बात हमें बहुत छोटे स्टैंडर्ड से पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर उसकी 78% बाय वॉल्यूम है, लेकिन अर्थ क्रस्ट के अंदर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म में नहीं, लेकिन हमें जनरली नाइट्रेट फॉर्म में मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड लाइक द सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इट इज ऑल्सो नोन एज ए चिली सॉल्ट पीटर। वी हैव टू रिमेंबर दिस नेम, सोडियम नाइट्रेट। यहाँ पर याद रखेंगे NO3 माइनस आयन हुआ तो नाइट्रेट होगा
और NO2 माइनस होगा तो नाइट्राइट होगा. सो दिस इज नाइट्रेट. चिली सॉल्ट पीटर इज ए सोडियम नाइट्रेट. And you can also know that potassium nitrate KNO3 is also known as a Indian saltpeter. Now it is found in the form of proteins in plants and animals. जो बच्चे बायोलॉजी के उनको पता है कि प्रोटीन का जो फंडामेंटल मॉलिक्यूल है वो एमिनो एसिड है, और एमिनो एसिड के अंदर एमाइन ग्रुप जहाँ पर नाइट्रोजन है. फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली. एपेटाइट फैमिली जहाँ पर हमें Ca9PO4 6 CaX2 ये जनरल फार्मूला है. ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम लर्न बाय हार्ट करेंगे. Ca9PO4 6 CaX2, जहाँ X के फॉर्म में हम फ्लोरीन, क्लोरीन या हाइड्रोक्सिल ले सकते हैं. अगर हमने फ्लोरीन को रखा CaF2 तो वो हो जाएगा फ्लोर एपेटाइट. अगर क्लोरीन को रखा तो वो क्लोर एपेटाइट है ना. और अगर OH फंक्शनल ग्रुप को रखा तो हाइड्रोक्सो एपेटाइट. लेकिन उसकी फार्मूला क्या होगी? तो Ca9PO4 6 CaF2 या फिर Ca9PO4 6 CaCl2 और Ca9PO4 6 CaOH twice. So which are the main components of phosphate in rocks? ठीक है. अब phosphorus is an essential constituent of animal and plant matter also. तो हमारे शरीर के अंदर in the presence of bonds as well as in the living cells phosphates हमें मिलता है. Phosphoproteins are part of milk and eggs. जैसे आर्सेनिक और एंटीमनी और बिस्मथ की बात करें तो जनरली वो सल्फाइड मिनरल्स के फॉर्म में थोड़े से इम्प्योरिटी के फॉर्म में हमें मिल जाता है. सो वी हैव टू फोकस ऑन द नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस. द इम्पॉर्टेंट एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज इज गिवन इन दिस टेबल. ये टेबल को हम स्टडी करेंगे एज इट इज़ रिक्वायर्ड. ठीक है. आपको मैंने टेक्स्ट बुक PDF के फॉर्म में ग्रुप में सेंड की हुई है, तो उसमें से आप ये साथ में उसको स्टडी कर सकते हो. लेट्स मूव टू द सम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रुप 15. सबसे पहले हमने जो बात की है कि द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर हम देखें तो आगे बताया ऐसे ही NS2NP3 ये 15 ग्रुप की बात है. आगे जो बताया था वो ग्रुप 13 to 18 था, इसलिए वहाँ पर NS2NP1 to NS2NP6 लिखा था, बट इट इज़ ओनली फॉर द 15 ग्रुप. तो उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, वो NS2NP3 है. अच्छा, S ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड होगी और P ऑर्बिटल्स विल बी हाफ फिल्ड. तो जो हमारे पास रूल्स है अबाव प्रिंसिपल है ना, Pauli principle and the Hund's principle, according to that we can know that the half filled orbitals are most stable. So P orbitals यहाँ पर हाफ फील्ड है तो ये एलिमेंट्स जनरली एक्स्ट्रा स्टेबल्स होंगे. अब इसके एटॉमिक रेडी और आयनिक रेडी की बात करें तो यहाँ जनरल कन्फिग्रेशन हमें मिलेगा कि भाई कोवेलेंट एंड आयनिक रेडी इंक्रीजेस इन साइज डाउन इन द ग्रुप. ये किसी भी एक ग्रुप के अंदर जनरली हमें मिलता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो उसके एटम की साइज़ बढ़ेगी तो उसकी जो कोवेलेंट रेडियस है वो बढ़ती जाएगी. अगर वो आयन है तो आयनिक रेडियस भी उसकी बढ़ती जाएगी. ठीक है. देयर इज़ अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस. मतलब नाइट्रोजन पहला मेंबर है और सेकंड मेंबर फॉस्फोरस है. इन दोनों के बीच में जो कोवेलेंट रेडियस चेंज हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा है. जबकि आर्सेनिक टू बिस्मथ हम जाएंगे ना तो वहाँ पर जो चेंजेस है वो बहुत कम है. सो लेट्स सी इन द टेबल जहाँ पर हमारे पास एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया गया है, कोवेलेंट रेडियस. यू कैन सी दैट द कोवेलेंट रेडियस ऑफ द नाइट्रोजन इज 70 है ना, और फॉस्फोरस 110 है, जबकि आर्सेनिक 121, एंटीमनी 141 एंड बिस्मथ इज जस्ट 148. तो ये काफ़ी कम है. तो इस तरह से जो सिग्निफिकेंट इंक्रीज है वो नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस है. उसका रीज़न हम आगे देखेंगे. आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक रीज़न हमें बताया गया है इन शॉर्ट कि भाई ऐसा क्यों
तो ऐसा इसलिए कि जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ में हम जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ द कम्प्लीटली फिल्ड डी एंड और एफ ऑर्बिटल्स है, उसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट पर इसकी इफेक्ट होती है। वी विल सी लेटर ऑन इन डिटेल्ड। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू ग्रेजुअल इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब देखो एटॉमिक साइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, और इस वजह से क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी धीरे धीरे वीक होती जाएगी, क्योंकि हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है, द रिक्वायर्ड मिनिमम एंथैल्पी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब जैसे जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिट न्यूक्लियस से दूर जाएगी तो अट्रैक्शन कम होगा, उसकी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कम होती जाएगी। तो ये जनरल यहाँ पर ट्रेंड हमें मिलेगा। अच्छा, एक बात और कि हमने पहले बताया था कि पी यहाँ पर जो ब्लॉक है 15 के, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर पी ऑर्बिटल्स आर हाफ फील्ड, तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये 15 ग्रुप अपने 14 ग्रुप से और अपने नेक्स्ट 16 ग्रुप से थोड़ा सा ज़्यादा स्टेबल है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी रिलेटिवली ज़्यादा होगी, है ना। तो ये ट्रेंड हमें मिलता रहेगा। तो द ऑर्डर ऑफ सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इज एक्सपेक्टेड कि भाई हाँ, फर्स्ट आयनाइजेशन, सेकंड आयनाइजेशन, थर्ड आयनाइजेशन, ये तो जनरल रूल है जो हमने 11th में देखा था कि जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन दूर होते जाएंगे तो आयनाइजेशन एंथैल्पी भी ग्रेजुअली बढ़ती जाएगी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो यहाँ पर भी एक जनरल ट्रेंड मिलता है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ग्रुप के अंदर तो साइज ऑफ द एटम बढ़ रहा है, सो हैवियर एलिमेंट्स है तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे साइज बढ़ेगी तो इनर ऑर्बिट्स बढ़ेगी, तो न्यूक्लियस का इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज कम होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, है ना। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये सारे जो एलिमेंट्स है नाइट्रोजन से लेकर पूरे ग्रुप के, वो सारे के सारे पोली एटॉमिक्स हैं। पोली एटॉमिक मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा आइटम्स नेचर में साथ में मिलेंगे। जैसे नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन के फॉर्म में है, वो हमेशा N2 के फॉर्म में नेचर में मिलता है, इन मॉलिक्यूल फॉर्म, है ना। और ये गैसियस है, एक्सेप्शनल बिहेवियर, लेकिन बाकी सारे हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन, है ना। तो नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स है, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स है, और बिस्मथ इज अ प्योर मेटल। और दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन द आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। अब बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो जनरली इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते जाएंगे, और बॉइलिंग पॉइंट इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स पर डिपेंड करता है। यहाँ पर जैसे जैसे एटम की साइज बढ़ेगी तो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो साथ में समझ सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस अप टू आर्सेनिक एंड देन डिक्रीजेस अप टू बिस्मथ, मतलब आर्सेनिक तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है, लेकिन बिस्मथ की तरफ जाते तो कम हो रहा है। और एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी क्या होता है, एक से ज़्यादा फॉर्म में वो नेचर में अवेलेबल है। तो नाइट्रोजन के अंदर कोई हमें एलोट्रॉपी नहीं मिल रही है, लेकिन फॉस्फोरस में हमें 3 एलोट्रॉप्स मिलेंगे, जैसे कि वाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, तो ये अलग अलग रूप मिलते हैं जो नाइट्रोजन में नहीं है। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैं आपको कल बताऊंगा, यहाँ से हम आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। तब तक आप ये टॉपिक्स जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का है वो अच्छी तरह से आप देख लो, और इस वीडियो के अंदर जो भी आपको डाउट्स लगे हैं वो मुझे बता दो, तो उसको सॉल्व करके हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, टेक केयर।